नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी भाग कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। आज की वीडियो में हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में जानेंगे और अगली 2 वीडियो में इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब एक ट्रांजिस्टर में चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, एमीटर सिरे को इनपुट बेस और एमीटर के बीच में और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के बीच में कॉमन कर देते हैं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और यही कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि जब हम इसे एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं तो जो इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल में पावर इंक्रीमेंट होता है, जिसे पावर गेन कहते हैं, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा होता है। और उसका कारण यह है कि इसमें जो कलेक्टर करंट आउटपुट में आ रहा है वो बेस के इनपुट करंट से कई गुना ज्यादा है। इसी तरह से कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इनपुट सिग्नल वोल्टेज जो बेस और एमीटर के बीच में हम लगा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। तो इसमें दोनों वोल्टेज गेन भी है और करंट गेन भी है, इसलिए इसका पावर गेन ज्यादा है। जब हम किसी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर मोड में यूज करते हैं एम्पलीफायर एप्लीकेशन के लिए, तो उसे एक्टिव मोड में इस्तेमाल करना होगा। और एक्टिव मोड में इस्तेमाल करने के लिए हमें एमीटर और बेस के जंक्शन को बायस बैटरी VBE द्वारा फॉरवर्ड बायस करना होगा। अर्थात हमें इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में यह जो पी साइड की एमीटर साइड है इसे बैटरी का पॉजिटिव एंड जोड़ना होगा और एन साइड को इस बायस बैटरी VBE का नेगेटिव एंड देना होगा। इसी तरह से एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब हम इसे फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये जो एमीटर है वो एन साइड है और बेस पी साइड है, तो पी साइड को पॉजिटिव देके इस बायस बैटरी ने इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। इसी तरह से जो कलेक्टर जंक्शन है उसे बायस करने के लिए हम कलेक्टर और बेस के बीच में सीधे वोल्टेज नहीं लगा रहे, क्योंकि एमीटर इनपुट और आउटपुट में कॉमन रखना है। तो ये जो बायस बैटरी है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगाई जाती है। और ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये जो पी प्रभाग का कलेक्टर है उसे नेगेटिव रखा जाता है और इस बैटरी का जो मैग्नीट्यूड है वो एमीटर बैटरी से बड़ा रखा जाता है, ताकि कलेक्टर और बेस के बीच में जो ये जंक्शन बन रहा है वो रिवर्स बायस बन जाए। जरा कल्पना करते हैं कि ये VBE है वो 1 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। तो आप देखिए कि जब हम बेस से कैलकुलेशन करते हैं और बेस को एक बार ग्राउंड मान लेते हैं तो ये 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो गया है और फिर 5 वोल्ट का जब डिक्रीज हुआ है तो इस P भाग का पोटेंशियल बेस के 0 से -4 आया है। अर्थात इस P भाग की नेगेटिव पोटेंशियल इस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रही है। तो इसी तरह से हमने इस कलेक्टर और एमीटर के बीच में इस बैटरी को एनपीएन ट्रांजिस्टर की एन साइड कलेक्टर से पॉजिटिव बैटरी जोड़ते हुए और VCE का मैग्नीट्यूड VBE से ज्यादा लेके इस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया है। एक्टिव मोड में जब ट्रांजिस्टर चाहे कॉमन एमीटर मोड में हो या कॉमन बेस मोड में हो, वर्किंग उसकी एक जैसी है। ये जो एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इस जंक्शन के आर पार मेजोरिटी का डिफ्यूजन होता है और वो इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में या एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो एरो की मार्किंग है उसकी डायरेक्शन में, आप देखिए इस एरो से ये डायरेक्शन बता रही है कि एमीटर टर्मिनल से बाहर की तरफ करंट होगा एनपीएन में, और पीएनपी में ये जो एमीटर पे एरो की दिशा है उसी तरफ एमीटर के टर्मिनल में एक करंट हो गया। और इस करंट का जो डिफ्यूजन करंट है मेजोरिटी, उसका बड़ा हिस्सा कलेक्टर में पहुंच रहा है। ये तीर जो नीला है वो दिखा रहा है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो इस लाल तीर की दिशा में एमीटर से कलेक्टर की तरफ विसरण होकर बाद में कलेक्टर जंक्शन पे अपवाह होकर धारा बनाते हैं। और क्योंकि परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा से उल्टी है तो इलेक्ट्रॉन लाल तीर की दिशा में और हमारी धारा जो नीले मोटे तीर से मैंने दिखाई है वो इस प्रतीक चिन्ह में भी, जो हमने एमीटर पे P से N की तरफ तीर बनाया है सिंबल बनाते समय, वो दिशा भी बता रही है। तो आप पाते हैं कि इस एमीटर की धारा का अभी हम समझेंगे भी कि बड़ा अंश तो कलेक्टर में पहुंच गया और छोटा अंश बेस में रह गया है। जैसे हमने कॉमन बेस को समझने के लिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, यहाँ कॉमन एमीटर मोड में जब हम ट्रांजिस्टर को समझ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर हम एनपीएन ही ले रहे हैं, क्योंकि एनपीएन के जो बहुसंख्यक एमीटर के इलेक्ट्रॉन है उनकी मोबिलिटी ज्यादा है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की परफॉर्मेंस पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज्यादा बेहतर आएगी। एक और अच्छी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और होल को आपस में रोल में बदल लें तो जो एनपीएन को जिस तरह से हम समझा रहे हैं उसी तरह से पीएनपी को समझा सकते हैं। और अगर हम भाषा में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का प्रयोग करें तो दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक जैसा है। तो
जरा बात करते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कॉमन एमीटर मोड में इनपुट बायस बैटरी VBE से फॉरवर्ड बायस हो गया और आप देखिए ये जो पीएन जंक्शन बन रहा था अवक्षय परत वो सिकुड़ गई है, कमजोर हो गई है। इसी तरह से जब कलेक्टर बायस बैटरी जिसका कि मैग्नीट्यूड बेस बैटरी से बड़ा है, ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होके देखिए ताकतवर हो गया है। फॉरवर्ड बायस एमीटर जंक्शन के आर पार दोनों तरफ के बहुसंख्यक एनके इलेक्ट्रॉन और पीके होल संख्या प्रवणता के कारण आसानी से डिफ्यूजन करके करंट बनाते हैं। और हमने जब ट्रांजिस्टर की संरचना की थी तो एमीटर की डोपिंग ज्यादा रखी है और बेस की डोपिंग कम रखी है, तो आप देखेंगे कि इस डिफ्यूजन में बड़ा हिस्सा एमीटर के वाहक का है, बेस के वाहक का जो डिफ्यूजन करंट में शेयर है वो छोटा है। अभी ये दोनों तरफ के जो आवेश वाहक हैं वो जब डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ जाएंगे, जैसे एन का इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा या पी का होल एन एमीटर में आएगा, ये दूसरी तरफ माइनॉरिटी है और इन माइनॉरिटी का दूसरी तरफ के बहुसंख्यकों के साथ विलोपन की प्रक्रिया होगी। जैसे ये यहाँ पी का होल एन के इलेक्ट्रॉन से विलोपित हो रहा है, इसी तरह से एन के इलेक्ट्रॉन भी जब पी में जाएंगे तो विलोपन की हल्की संभावना है, लेकिन हमने इस विलोपन की मात्रा को कम रखना है। जो ये विलोपन पी के बहुसंख्यक का यहाँ एन एमीटर में हुआ है या एन के बहुसंख्यक का पी बेस में हुआ है, वो एक हल्की मात्रा में बेस धारा बनाएगा। जैसे हमने पहले कहा कि एमीटर जंक्शन के आर पार डिफ्यूजन में बड़ा हिस्सा एमीटर के वाहक का है क्योंकि एमीटर की डोपिंग ज्यादा है और इनमें बहुत कम यहाँ बेस में विलोपित होंगे और अधिकांश आप देखिए कलेक्टर में इस रिवर्स बायस जंक्शन के इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ड्रिफ्ट होकर पहुंच जाएंगे। तो एमीटर के मेजोरिटी का एक बड़ा हिस्सा कलेक्टर का करंट है, ये बड़ा मोटा नीला तीर है वो ये बात इंगित कर रहा है। अभी बेस में विलोपन कम होने का दो कारण है। एक, हमने बेस का फिजिकल साइज चौड़ाई कम रखी है, तो एमीटर के कैरियर को जब वो बेस को पार करके कलेक्टर में जाता है तो ज्यादा देर तक बेस में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने बेस की डोपिंग भी कम रखी है, तो बेस में सामान्यतः जितने बहुसंख्यक होने चाहिए थे होल उतने होल नहीं है और जो पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन और होल का गुणा उतना अधिक नहीं हुआ कि विलोपन की रफ्तार बहुत ज्यादा होती। और जो तीसरी बात है, इस बायस बैटरी से जब हमने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में रखा है तो जो कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है और एमीटर का वाहक भी इसमें जब विसरण होकर पहुंचा है तो वो एक अल्पसंख्यक है और हमें पता है कि अल्पसंख्यकों को ये जो मजबूत अवक्षय परत है वो अपने विद्युत प्रभाव में दूसरी तरफ ड्रिफ्ट करके पहुंचा देगी। तो आप पाते हैं कि एमीटर का जो कैरियर है वो कलेक्टर में पहुंच गया है। फॉरवर्ड बायस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो कैरियर का डिफ्यूजन है वो रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन से पार होकर कलेक्टर में इतनी आसानी से इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि एमीटर का कैरियर बेस में माइनॉरिटी है और रिवर्स बायस कलेक्टर जंक्शन माइनॉरिटी को ड्रिफ्ट करेगा। तो हम पा रहे हैं कि एमीटर धारा का बड़ा हिस्सा तो कलेक्टर में पहुंच गया और छोटा हिस्सा बेस धारा बनाता है। जिस तरह से हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में पाया था 100 यूनिट जो एमीटर टर्मिनल पे धारा है उसका एक छोटा हिस्सा 1 से 5 यूनिट बेस में करंट बनाएगा और जो बड़ा हिस्सा है 95 यूनिट से 99 यूनिट वो कलेक्टर धारा बनाएगा। और अगर इस ट्रांजिस्टर को एक जंक्शन मान ले तो हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्टर और बेस में एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा अंदर ट्रांजिस्टर के अंदर आ रही है जंक्शन में वो एमीटर से बाहर जाने वाली धारा के बराबर होगी और किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार एमीटर की धारा बेस की धारा और कलेक्टर की धारा का योग होगी। अगर मैं एमीटर की धारा में किसी भी तरीके से परिवर्तन करता हूं या बेस की धारा में परिवर्तन करता हूं या कलेक्टर की धारा में परिवर्तन करता हूं तो ये सभी धाराओं में परिवर्तन एक समान अनुपात में होंगे और ये उनकी वेरिएशन या परिवर्तन की समीकरण हो गई। और हम कह सकते हैं कि चेंज इन एमीटर करंट रिफ्लेक्ट्स इन स्मॉल चेंज इन बेस करंट एंड अ लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। हमने कभी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर पढ़ते हुए समझा था कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो वहां आउटपुट करंट था और एमीटर करंट था वो इनपुट करंट था और आउटपुट करंट में चेंज इनपुट करंट के चेंज के बराबर अनुपात में था और ये जो अनुपातिक स्थिरांक है वो लगभग 1 है और इसे हमने कॉमन बेस करंट गेन कहा था और इसका मान 0.95 से 0.99 के बीच में है। और हमने ये भी जाना था कि अल्फा का मान मूलतः ट्रांजिस्टर की संरचना पर डिपेंड करता है और अगर हम बेस की साइज और डोपिंग कम करते हैं तो अल्फा का मान हल्का सा बढ़ता है। एक और बात है कि अगर कलेक्टर करंट को आप थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं तो हल्का सा अल्फा का मान बढ़ सकता है। अब यही बात अगर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के लिए मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में क्योंकि एमीटर तो कॉमन हो गया है तो जो इनपुट टर्मिनल है वो बेस के साथ बेस करंट को इनपुट करंट मानेगा और आउटपुट टर्मिनल एक बार फिर कलेक्टर है और ये जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन आउटपुट करंट है वो चेंज इन इनपुट करंट के प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनलिटी में होगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम यहाँ बीटा नाम देते हैं, और बीटा को हम कहते हैं कॉमन एमीटर करंट गेन। और इस बीटा का मान अभी हम समझेंगे अल्फा के मान पे निर्भर करता है, और अगर अल्फा बढ़ता है तो बीटा भी बढ़ता है, तो दोनों अल्फा और बीटा बढ़ेंगे अगर बेस की साइज और डोपिंग को कम किया जाएगा। हम बहुत आसानी से कॉमन बेस मोड के करंट गेन अल्फा और कॉमन एमीटर मोड के करंट गेन बीटा में संबंध निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर में जो किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है, और इसका चेंज के रूप में जो फॉर्मेट है वो यहाँ मैजेंटा फ्रेम में आप देखिए, चेंज इन एमीटर करंट इज इक्वल टू चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। अब बस कुछ नहीं करना, ये जो चेंज की समीकरण है इसमें चेंज इन कलेक्टर करंट का भाग दे दीजिए। जब हमने भाग दिया तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका स्वरूप ये आ गया, और राइट हैंड साइड में दो टर्म्स आ गई। और आप देखिए कि यहाँ जो आईसी है वो कॉमन बेस मोड में अगर आउटपुट करंट का चेंज है तो ये जो डेल्टा आईसी है वो उसी कॉमन बेस मोड में चेंज इन इनपुट करंट है, और चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन अल्फा। तो अल्फा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई ई है, तो ये अल्फा का उल्टा हो गया है, तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 ओवर अल्फा हो गई है। और आप देखिए राइट साइड में ये आईसी के चेंज और में आईसी का चेंज जब भाग हुआ है तो ये तो एक हो गया है, और ये हमारे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट है। जो बेस का करंट का चेंज है वो चेंज इन इनपुट करंट है, और जो कलेक्टर करंट में जो चेंज है वो आउटपुट करंट का चेंज है। और ये अगर आईसी ऊपर होता और आईबी नीचे होता तो ये बीटा होता। चेंज इन आउटपुट करंट टू रेशो ऑफ चेंज ऑफ इनपुट करंट इज कॉमन एमीटर करंट गेन बीटा। तो आप देखिए ये जो ग्रीन हाईलाइट में जो पोर्शन आ रहा है वो बीटा का उल्टा है। तो आप देखिए कि अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया है, और इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं इस साइड में, तो ये सरल सा रूप हो गया। अर्थात अगर आपको इन्वर्ट करें तो बीटा में अगर बीटा में एक जोड़कर जो टर्म्स आ रही है 1 प्लस बीटा उसका भाग दे दें तो हमें अल्फा का मान मालूम हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि बीटा 24 है, तो जब एक जोड़ा तो ये 25 हो गया, और 24 में जब मैं 25 का भाग देता हूं, वैदिक मैथमेटिक्स कहती है कि इसे 100 बना दिया जाए 4 से गुणा करके, तो ये देखिए आप आंसर आ गया 0.96। आप कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते थे। इसी तरह से अगर बीटा 49 है तो 1 प्लस बीटा 50 हो गया है, और 49/50 ये देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई 0.98। हम चाहें तो ये अल्फा और बीटा के वैल्यूज के जो कॉम्बिनेशन है, समूह है, उन्हें याद भी कर सकते हैं। अब जरा हमें अगर अल्फा दिया हो और बीटा निकालना हो तो आप इस 1 को इधर पक्ष रूपांतरण कर दें और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 1 बाई बीटा का रूप हो गया। एलसीएम लिया तो ये अल्फा इधर माइनस में आ गया है, और 1 माइनस अल्फा में जब मैं अल्फा का भाग देता हूं तो मुझे 1 बाई बीटा आता है, उल्टा करने पर ये रूप आ गया। अर्थात अगर मैं अल्फा में एक और अल्फा के अंतर का भाग दे देता हूं तो मुझे बीटा आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर अल्फा 0.95 है तो एक में से जब 0.95 जाएगा तो ये 0.05 रह जाएगा, और जब 0.95 में 0.05 का भाग देंगे तो ये भाग फल 19 आ जाएगा। तो आप पाते हैं कि अगर अल्फा 0.95 तो बीटा 19। इसी तरह से अगर अल्फा 0.99 होता तो ये 0.99 में 0.01 का भाग हमें बड़ी आसानी से बीटा की वैल्यू 99 दे देगा। जो नॉर्मली हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं उनमें अल्फा का मान 0.95 से लेके और 0.99 के बीच में होता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बीटा का मान 20 से लेके 100 के बीच में हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अल्फा और बीटा की ये जो टिपिकल वैल्यूज हमने यहाँ 4 ली है, इन्हें अगर आप याद भी कर लें तो जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें यही अंक आते हैं, तो आपको थोड़ा गणना करने में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक बार फिर उस बारीकी को दोहरा लेते हैं कि एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर और कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर दोनों की वर्किंग एक जैसी है। जब हमने इस एमीटर को इनपुट और आउटपुट में कॉमन रख के और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को इस बायस बैटरी से एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया था, और कलेक्टर जंक्शन को बड़े मान की कलेक्टर और एमीटर के बीच में लगी हुई बैटरी से कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया था, तो हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक के तौर पे विसरण हुए हैं, जिन्होंने इस नीले तीर की दिशा में परंपरागत धारा बनाई है, उसका अधिकांश हिस्सा कलेक्टर में पहुंच गया है। लेकिन कुछ होल जो एन में आए हैं, ये जो नीले तीर से दिख रहे कुछ होल जो एन में आए हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो एन से पी में गए हैं और विलोपित हुए हैं, वो एक बेस धारा बना रहे हैं, और जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर में पहुंच गए हैं, वो कलेक्टर धारा है। लेकिन साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे कि हमारी जो कलेक्टर में जो धारा बन रही है, हम देख रहे हैं कि कलेक्टर की धारा में एक अंश तो एमीटर के वाहक के विसरण का आया है, पर एक भाग दोनों तरफ के जो ताप से बने हुए अल्पसंख्यक हैं उनकी धारा का भी है, और वो जो धारा है वो कलेक्टर और बेस के बीच
बीच में आती है। और कलेक्टर में तो ये धारा है वो एमीटर के विसरण किए हुए वाहकों की दिशा में होने के कारण जुड़ रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जो एमीटर और बेस में जो धारा बनी थी, एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में अगर अभिनीति में विसरण करने से वो धारा और जो कलेक्टर और बेस के रिवर्स बायस में अल्पसंख्यकों की जो ताप से बने हुए उनके अपवाह से जो धारा बनी है वो बेस टर्मिनल में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इसके क्या परिणाम होते हैं और बेस धारा में चेंज और कलेक्टर धारा में चेंज आपस में क्या संबंध रखती है, इसे जरा समझते हैं और शुरुआत करते हैं उसी समझ से जो हमने कॉमन बेस के दौरान बनाई है। और हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, अगर अभिनीति में है तो चाहे बेस को आप कॉमन रखें चाहे एमीटर को कॉमन रखें, जो वर्किंग है ट्रांजिस्टर के आंतरिक भाग की वो दोनों में एक समान है, क्योंकि एमीटर जंक्शन दोनों में अगर अभिनीत विसरण करवा रहा है और जो कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस वो दोनों तरफ अल्पसंख्यकों का अपवाह करा रहा है। और बेस में सामान्यतः अल्पसंख्यक अगर कम है, लेकिन अगर एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होके और विसरण से एमीटर के कैरियर बेस में आते हैं तो वो निश्चित रूप से बड़ा हिस्सा कलेक्टर में जाएगा। तो आप पाते हैं कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट का एक बड़ा हिस्सा एमीटर के डिफ्यूजन किए हुए कैरियर से आता है और वो अल्फा गुना है, जहां अल्फा कॉमन बेस करंट गेन है, और एक दूसरा हिस्सा दोनों तरफ ताप से जो बने हुए अल्पसंख्यक हैं उनके अपवाह से बनता है। और इस करंट को हम ICBO भी कहते हैं और ICO भी पॉपुलरली लिखते हैं। ICBO से हमने कभी पहले बात की है, मतलब ये है कि ये वो कलेक्टर करंट है जो कॉमन बेस मोड में तब आएगा जब आप एमीटर टर्मिनल को ओपन करके एमीटर करंट को जीरो किए हुए हैं। तो IC एमीटर करंट जीरो होने पे जो मान रखती है वो ICBO है। और ये एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की उत्क्रम संतृप्त धारा की भांति ही है। लेकिन अभी आप देखिए कि एमीटर करंट हमने पढ़ा था किरचॉफ के धारा नियम से, बेस करंट और कलेक्टर करंट का जोड़ है। वो अगर मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I की जगह हमने IB और IC का सम अगर यहाँ लिख दिया है और अब IC के टर्म्स को एक तरफ ले गए हैं और ये अल्फा IC का जब पक्ष रूपांतरण किया है तो ये नेगेटिव अल्फा IC हो गया है और IC को मैंने कॉमन ले लिया है और ये अल्फा IB पहली टर्म हो गई और ICO पुनः मैंने लिख दिया है। अब आप इस 1 माइनस अल्फा का अगर इधर भाग देते हैं तो IB का जो गुणांक है वो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है और ICO का गुणांक 1/1 माइनस अल्फा है। और आप जान ही चुके हैं कि ये जो अनुपात है हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा के रिलेशन में, ये अनुपात बीटा है और अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो यही रूप आ जाएगा। तो ये जो 1/1 माइनस अल्फा है वो 1 प्लस बीटा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स है और बीटा जैसे हमने बात की कॉमन एमीटर करंट गेन है। और जब अल्फा का मान 0.95 से 0.99 के बीच में बदलता है तो बीटा का मान 19 से 99 के बीच में बदला है। तो आप पाएंगे कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट से 20 से 100 गुना हो सकता है। और एक बड़ा करंट और आ रहा है ICEO। जो ICBO था वो कम था, डायोड की उत्क्रम संतृप्त धारा की भांति कुछ माइक्रो एम्पियर, लेकिन जब वो 1 प्लस बीटा से गुना हो जाता है काफी बड़ा हो जाएगा और उस करंट को हम ICEO कहते हैं। ICO को हम कह सकते हैं कि ये वो कलेक्टर करंट है जो कॉमन एमीटर मोड में होगा जबकि आपने बेस इनपुट टर्मिनल को ओपन कर रखा है। ICBO की जैसे ही ICEO भी ताप संवेदी है और सिलिकॉन संधियों में जो ट्रांजिस्टर बनते हैं उनमें लगभग 8 से 10 डिग्री ताप बढ़ाने पे ICBO और ICO का मान दुगना हो सकता है। ध्यान रहे कि ICBO का मान कम था IE या IC की तुलना में, लेकिन ICEO क्योंकि ICBO में 1 प्लस बीटा का मल्टीप्लीकेशन से आया है और बीटा काफी बड़ा हो सकता है। तो आप पाएंगे कि बीटा बदलने पे भी ये धारा बदलती है और ताप बदलने पे भी ये धारा बदलती है और मान में भी अच्छी खासी है। तो ये हमारे आगे के ऑपरेशंस में क्या रोल रखती है ये बात भी हमें समझनी है। हमने एक बहुत वैज्ञानिक और सरल तरीके से कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस ट्रांजिस्टर जैसे समझने की कोशिश की है और यही समझ जब हम आगे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक और एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो यूज करेंगे और आपको ना केवल विषय बहुत आसानी से समझ में आएगा बल्कि परीक्षा के दौरान याद करके और लिखने की जो व्यवस्था है उसमें भी मदद मिलेगी। हमें लगता है कि इन वीडियो को देखने के साथ साथ जब आप छोटा टेक्स्ट बुक रीडिंग्स या हमने जो साथ में नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उनको जब आप स्टडी करेंगे तो आपकी लर्निंग में डेफिनेट इंप्रूवमेंट होगा। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।